नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता, फाउंडर ऑफ न्यू सोर्स, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने एक्साइटमेंट से भरे हुए पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में, जिसमें मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे छुपे रुस्तम से जिन्होंने एक छोटे से सवाल, गाय को माता क्यों कहते हैं, का जवाब ढूंढते ढूंढते बना डाली एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। आईटी इंडस्ट्री में 20 साल काम करने के बाद अपने स्टार्टअप को बनाना और फिर उसे ऐसे मुकाम पर ले जाना जहां आज उनकी टेक्नोलॉजी ना केवल पर्यावरण में सुधार ला रही है बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस भी ला रही है। आज हम मिलेंगे मधुकर स्वयंभू जी से और जानेंगे कि कैसे मधुकर जी ने अपनी रिसर्च और परंपरा के ज्ञान को मिलाकर अपने स्टार्टअप की नींव रखी। कैसे उन्होंने अपने साथियों को तब मनाया जब उनके पास कोई ठोस बिजनेस मॉडल भी नहीं था, और कैसे उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपने सपनों को सच किया। साथ ही इनसे हम ये भी जानेंगे कि भारतीय स्क्रिप्चर जैसे वेद, पुराण, उपनिषद में कौन से ऐसे छुपे हुए सिद्धांत हैं जो आज के स्टार्टअप के काम आ सकते हैं। दोस्तों, मधुकर जी से आज ये बातचीत हमें ये भी सिखाएगी कि अपने स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि कैसे सही मार्केटिंग, सही फाइनेंशियल प्लानिंग और अपने भारत के सनातन मूल्यों से जुड़ना भी जरूरी है। अगर आप भी अपने स्टार्टअप के जरिए कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखते हैं तो इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, और लाइक करें या ना करें पर कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको इस एपिसोड से क्या सीखने को मिला। आज का ये एपिसोड मेरे साथ को होस्ट करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश सिंगला जी, जो एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जब मुकेश जी के हर सवाल में छिपी होगी नई संभावनाओं की दुनिया और मधुकर जी के हर जवाब से मिलेगी नई प्रेरणा। जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि मैं ये गारंटी देता हूं कि ये जर्नी आपके दिल को छू लेगी और आपके दिमाग को हिला देगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम ना इंफॉर्मेटिव ज़्यादा है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव। आज की डेट में एजुकेशन का पर्पस क्या है? पढ़ लिख जाएगा तो अच्छी जगह नौकरी करेगा। ये वो देश है जहां पे ये कहावत थी कि अगर बेस्ट कोई प्रोफेशन वर्ल्ड में हो सकता है तो वो खेती है। सेकंड बेस्ट इज वाणिज्य व्यापार, एंड द वर्स्ट इज टू सर्व अंडर समबडी। इट इज लाइक अ डॉग्स लाइफ। ये कोई ऐसा लेसन जो हमारी स्टार्टअप ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहते हैं? इनोवेट, इन्वेंट एंड सेल इट टू द वर्ल्ड। एंड द डे यू हैव दिस क्लियर इन योर माइंड, एक तो आपको वो डर खत्म हो जाएगा कि आपका स्टार्टअप एक क्वेश्चन से शुरू हुआ था और वो क्वेश्चन था, एक तरफ हम गाय को माता बोलते हैं, दूसरी तरफ गाय कचरा खा रही है। कि एज अ सोसाइटी आर वी प्रोग्रेसिंग और वी आर रिग्रेसिंग? आपका जो क्वेश्चन था कि गाय को माता क्यों कहते हैं, उसका आंसर आपको मिला। तो मधुकर जी, जैसे आपने मुझे बताया था कि आपका स्टार्टअप एक क्वेश्चन से शुरू हुआ था और वो क्वेश्चन था कि गाय को माता क्यों कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत उसी क्वेश्चन से करें, ताकि ऑडियंस को भी समझ में आए कि एक क्वेश्चन का आंसर जब ढूंढने की आप पूरी कोशिश करते हैं तो उससे कितना बड़ा बिजनेस भी बनाया जा सकता है। हम तीनों जो फाउंडर्स हैं, तीनों के तीनों आईटी इंडस्ट्री में थे, अलग अलग कंपनीज में थे। हम साथ में आए फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो वहाँ से अच्छी दोस्ती वोस्ती हो गई। अब आईटी इंडस्ट्री जो है वो आपको मालूम है अच्छा पे करती है, और जब आपके पेट भरे होते हैं, जब आपका बैंक अकाउंट भरा होता है तो आपको विचार बहुत आते हैं। तो वन फाइन डे ऐसे ही हमारी, क्योंकि रेगुलर मीटिंग होती ही थी, तो कनॉट प्लेस में ऑफिस था, नवरंग हाउस में। हम ऑफिस के बाहर लंच के बाद खड़े थे और हमने देखा एक पन्नी में कचरा बंधा हुआ है, उसको एक गाय खा रही है। सो दैट वाज द न्यूटन मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। मतलब उसके सर पे सेब गिरा था, हम थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव थे, हमने गाय को कचरा खाते हुए देख लिया। तो एक टर्निंग पॉइंट आया, एंड पोस्ट लंच डिस्कशन जैसे हर ऑफिस में होती है। तो हमने कहा कि भाई एक तरफ हम गाय को माता बोलते हैं, दूसरी तरफ गाय कचरा खा रही है। तो दूसरे बंदे ने बोला कि यार जो हम बोलते हैं वो करते थोड़ी हैं, ऐसे तो माँ बाप भगवान होते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा माँ बाप तो वृद्धाश्रम में है। और जो तीसरा जो हमें यंगेस्ट है, उसने बोला कि सर ऐसे तो अभी कोई भी हमसे पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, हम नौकरी क्यों कर रहे हैं, घर परिवार के लिए
बच्चे पालने हैं, और बच्चे एक्चुअली पाल कौन रहा है? वो तो मेड पाल रही है, आया, क्योंकि मियाँ बीवी तो दोनों ऑफिस गए हुए हैं। सो डिस्कशन ये था कि एज अ सोसाइटी आर वी प्रोग्रेसिंग और वी आर रिग्रेसिंग। तो हमने बोला यार हम लोग गधे हैं, आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं, हमें अपने कल्चर के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन बड़े नॉलेजेबल लोग हैं इस दुनिया में, हम जाके पूछ लेंगे। सिर्फ सिंपल इतना ही तो जवाब चाहिए कि गाय को माता बोलते क्यों है। लोगों से जाके पूछेंगे, वो जवाब दे देंगे, अपना प्रॉब्लम सॉल्व है, अपनी लाइफ चल रही है, मस्त चलती रहेगी। सो दैट इज़ हाउ वी कंक्लूडेड दैट पोस्ट लंच डिस्कशन। एंड उसके बाद 1 साल तक हमको जितने भी लोग हमारे टर्म्स में नॉलेजेबल थे, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, आप उनको फ़ोन करोगे, बोलेंगे वंदे को मातरम, उनका यार इसको तो मालूम ही होगा, तो सुबह शाम बंदे को मातरम कर रहा है, इसको तो मालूम ही होगा। तो हमने कहा यार जितने पॉसिबल अकाउंट्स हैं जिनको हमें लगता है कि इनको पता होगा, उनसे जाके हमने अगले 1 साल तक ये मेहनत की। तो हम जाते थे, लोगों से पूछते थे कि भाई साहब गाय को माता क्यों बोलते हैं? बोलते यार अच्छा, आईटी इंडस्ट्री के लोग भी पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, दिस इज गुड फॉर द सोसाइटी। देखिए उसमें ना 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। दिखाई दे, हमें भी दिखा दो। बोले भागो यहाँ से विधर्मी लोग। देखिए यार एक आदमी है, उसके दिमाग में एक जेन्युइन क्वेश्चन है, जिज्ञासु हूँ मैं, आपकी शरण में आया हूँ, जवाब तो दे दो, आप तो बड़े नॉलेजेबल हो। किसी ने भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। फाइनली वी डिसाइडेड कि यार हम खुद ही स्टडी कर लेते। अब इसका गाय को माता क्यों बोलते हैं, इसका जवाब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आईटी में तो मिलना नहीं है। हमने कहा यार वेद पुराण उपनिषद पढ़ेंगे, उसमें कहीं ना कहीं अपने को जवाब मिल ही जाएगा, थॉरो स्टडी करेंगे। प्लस पॉइंट हमारे पास ये था, हमको संस्कृत समझ में आती है, तो वी कैन गो थ्रू द टेक्स्ट एंड वी कैन डिसाइफर द मीनिंग इन आवर ओन वे। तो हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया 2011 में। अगले 5 साल हमने फुल रिसर्च की। इतना लंबा टाइम? एकेडमिक रिसर्च, ठीक है। प्रोफेशन हमारा आईटी था, पैशन हमारा ये आंसर फाइंड आउट करना था कि गाय को माता क्यों बोलते हैं, ठीक है। हमने 4 वेद पढ़े, 18 पुराण पढ़े, 108 उपनिषद पढ़ डाले। 6 साल 5-6 साल इसमें गुजर गए। 2016 में वी हैड द आंसर, बट जिसको कहते हैं ना, एक टर्म होती है सेरेंडिपिटी, कि आप ढूंढ रहे थे पेन और मिल गई पुरानी डायरी, राइट। तो हम ढूंढ तो रहे थे गाय को माता क्यों बोलते हैं, हमको मिल गई एक पूरी फुल फ्लेजेड टेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन। तो फिर हमने कहा यार अब क्या करें। आपको जब ज्ञान हो जाता है ना, तो फिर आपको लगता है अब बांटो, सबको बांटो, ठीक है। अब बांटे कैसे? इंडिया में ऑलरेडी इतने सारे बाबा, इतने सारे आश्रम हैं। अब हम बात करेंगे वेद पुराण की, उपनिषद की, तो लोग बोलेंगे ये नए बाबा आए हैं मार्केट में। वो हमको करना नहीं था। सो वी वर सीरियस अबाउट द इन्वायरमेंटल रेस्टोरेशन, और सोल्यूशन हमको मिल गया था। हमारे ज़माने में हमको ये पढ़ाया जाता था मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अब ये ज्ञान जो है ना ऑब्सोल्यूट हो गया। मैन टुडे इज़ अ कमर्शियल एनिमल। जब तक कॉमर्स नहीं घुसाओगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। सो व्हाट वी डिड वाज कि गाय से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, काऊ आ गया। जब तक इसमें इकोनॉमिक्स नहीं मिलाएंगे तब तक किसी की कोई समझ में नहीं आने वाला। सो वी कॉइंड द टर्म काउनॉमिक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब काउनॉमिक्स टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी फॉर रेस्टोरेशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर बैक टू द हेल्दी कंडीशंस। अब टेक्नोलॉजी बिल्ड हो गई, टर्म भी कॉइन हो गई, वेबसाइट भी बन गई, सब कुछ हो गया। अब क्या करें? तो वी हैड दिस टेक्नोलॉजी विच वॉज ओनली थियोरेटिकल। हमने वेदों को, पुराणों को, उपनिषद को अपने दिमाग के हिसाब से इंटरप्रेट किया, और हमने एक टेक्नोलॉजी बना ली जो कि थियोरेटिकल है, वर्ल्ड में कहीं भी इम्प्लीमेंट तो हुई नहीं है। सो व्हाट टू डू? सो दैट वाज द टाइम इन 2016 वी डिसाइडेड कि यार अब 2 कश्ती पे पैर रख के नहीं चल सकते। तो ऑल ऑफ अस एक्चुअली लिटरली क्विट आवर जॉब्स। 2, 4, 6, 8 महीने का मतलब ये गैप आप रहा। सारा काम जॉब के साथ साथ अपना हाँ, parallel- अभी तक जॉब के साथ ही चल रहा था। ठीक ठीक। 2016 में वी डिसाइडेड कि नाउ वी हैव टू क्विट एंड वी हैव टू गिव फुल टाइम इनटू दिस। या तो आप अपनी इन्वेंशन पे बिलीव करो या तो मत करो। तो सर ये बताइए, आप अपना जो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे थे कि गाय को माता क्यों कहते हैं, लेकिन आपने पूरी फुल फ्लैज टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो क्वेश्चन था कि गाय को माता क्यों कहते हैं, उसका आंसर आपको मिला? गाय को जो हम प्रकृति की माता बोलते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? पिछले इंडिया का जो इतिहास है, अभी आर्कियोलॉजिकली
और डॉक्यूमेंटरीली हमें ये मालूम है कि एटलीस्ट फॉर लास्ट 25,000 ईयर्स भारत जो है वो इसी भूखंड पे है, जिसको हम जम्बू द्वीप भारत खंड बोलते हैं, राइट। अखंड भारत अखंड इंक्लूडेड, भारत, राइट। मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, एवरीथिंग पुट टुगेदर, राइट। अब ये जो भूखंड है इसकी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, राइट। तो पिछले 25,000 साल से हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? हम मेटलर्जी जानते हैं, हम इक्विपमेंट्स बनाते हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, राइट। हम वाणिज्य व्यापार करते हैं, यही सब मोटे मोटे काम करते हाँ हैं। मतलब जो भी नॉर्मल, और ये सारे काम अगर आप देखेंगे तो 17 मेटल्स एंड मिनरल्स के आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर में से, धरती में हम गड्ढा खोदते हैं, ओर निकालते हैं, उसका हम ओर से एक्सट्रैक्शन करके मेटल बनाते हैं, मेटल का कोई प्रोडक्ट बनाया। अब ये माइक है, इसमें मेटल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। आपका आईफोन है, मेटल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। हमने उसका प्रोडक्ट बना के उसको प्रोडक्टाइज करके रख लिया, मतलब हमने नेचर का साइकिल रोक दिया। नेचर इज कंटिन्यूअस, राइट। सनातन क्या है? नेचर है, राइट। अब अगर हमने नेचर से एक प्रोडक्ट निकाल के एक्सट्रैक्शन करके उसकी साइकिल को रोक दिया, नाइट्रोजन साइकिल चल रही है, कार्बन साइकिल चल रही है, राइट। लेकिन ये जो 17 मेटल्स और मिनरल्स हैं, इनको हमने निकाल के उनकी साइकिल रोक दी। अगर ये साइकिल सही में रुक गई होती, अर्थ वुड हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल, राइट। तो ये साइकिल चल रही है, मतलब रिप्लेनिशमेंट हो रहा है। तो वो हो कैसे रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ काउस। सो गाय को जो प्रकृति की माता बोलते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द regenerative capacity of completing the cycle which cow is doing without any मेहनत आना, without any salaries, right? इसीलिए गाय को माता बोलते हैं। गाय आपको दूध दे रही है, इसकी वजह से माता नहीं है। दूध तो बकरी भी देती है। आप राजस्थान में चले जाइए, ऊँटनी का दूध पीते हैं, उनको तो माता नहीं बोलते, ठीक है। सो देयर इज अ प्रॉपर साइंटिफिक रीजन बिहाइंड every ritual that we have. प्रॉब्लम क्या हुई हमारे साथ कि पिछले 2,500 सालों में हमने रिचुअल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जारी रखा, और रीजनिंग को हम भूलते चले गए। दैट इज वाई टुडे इंडियंस आर कट ऑफ फ्रॉम द रूट इटसेल्फ। भाई हमारे दिमाग में एक सवाल आया तो हम दूसरी डायरेक्शन में चल पड़े, आईटी छोड़ के इकोलॉजी इन्वायरमेंट की तरफ चल पड़े, ओनली बिकॉज एक सवाल आया, राइट। 99% लोगों को तो सवाल ही नहीं आता। तो मधुकर जी ये बताइए, आपने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, लेकिन आपने बताया था कि आपके साथ अपने 2 फाउंडर्स और हैं और वो आपसे कम उम्र के हैं। तो आपने अपने जो को फाउंडर्स थे उनको कैसे मनाया, क्योंकि वो आपसे एक तो कम उम्र के थे और आपका जो बिजनेस मॉडल है उसका आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट भी नहीं था जब आपने ये चीज़ें शुरू करी, और वो अपनी अच्छी कॉरपोरेट जॉब में काम कर रहे थे। तो उनको मनाने में क्या चैलेंज आया और कैसे आपने उनको कन्विंस किया कि वो आपके साथ अपनी जॉब को छोड़ के और आपके साथ अपने स्टार्टअप्स में लग जाए? हम तीनों इस बात को कन्विंस थे कि यार अगले 10 साल तक गाड़ी चल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और हमने एक बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया था, ऐसा नहीं कि ब्लाइंड खेल रहे थे हम। ओके ओके। तो हमें ये पता था कि भाई 10 साल का बफर है, लेकिन अब इस जर्नी में बहुत पैसा डालना भी पड़ सकता है। तो अपन 5 साल का टाइम पीरियड लेके चलते हैं। अगर 5 साल में हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई साहब ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है और इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, अगर हम 5 साल में इस बात को प्रूव कर ले गए, देन वील स्टार्ट अ न्यू जर्नी, राइट। तो हमने 2016 में नौकरी छोड़ी, और सबने एक साथ नहीं छोड़ी, अलग अलग टाइम पीरियड पे छोड़ी, राइट। और सिर्फ एक सिंगल शॉट एजेंडा था कि अपने को जो हमारी थ्योरी है उसको फील्ड में प्रूव करना है, राइट। हमने क्या किया, हमने पहले किसानों के साथ काम किया, फिर हमने फिश फार्मर के साथ काम किया। जब ये दोनों जगह पे काम हो गया, फिर वी स्टार्टेड गोइंग टू द इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब जैसे
किसानों के साथ किस टर्म पे काम किया कि भाई साहब देखो ऐसा है, आपकी 1 एकड़ की जो ज़मीन है उसमें मान लो आपको सालाना 20,000 रुपये का फ़ायदा होता है विथ वॉट एवर यू आर डूइंग। अगर तो मैंने 20 का 30,000 कर दिया तो 5,000 मुझे दे देना, ठीक है। और अगर मैंने 20 का 10 कर दिया तो 10 मैं आपको दूंगा। मतलब किसी भी हाल में आपका तो नुकसान नहीं है, आपने बस ये 1 एकड़ की ज़मीन में हमारे तरीके से काम करना है, ठीक है। वो जब 20,000 का 2 लाख हो गया तो किसान का दिल भी बल्लियों उछल गया कि भाई साहब अब तो ज़बरदस्त चीज़ लेके आए हो आप, राइट। देन वी मूव टू फिश फार्मर्स। फिश फार्मर्स को पूरे साल काम करने के लिए उनको जो बेनिफिट होता है, ये तो किसानों का तो एक क्रॉप है, बट फिश फार्मर्स का पूरा साल है, तो पूरे साल में उनको 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाई नहीं होती, ठीक है। चाहे वो नबार्ड से लोन ले ले, चाहे कुछ भी कर ले वो, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी डाल ले, कितना भी फिश फीड डाल ले, ठीक है। व्हेन वी वर एबल टू ब्रिंग देम टू प्रॉफिट्स कि भाई ये तुम 50,000 का तुम्हारा 5 लाख हो गया, मतलब टेक्नोलॉजी प्रूव हो गई, ठीक है। देन वी वेंट इनटू द इंडस्ट्री, ठीक है। अब इंडस्ट्री में भी क्या है, अब ये आप अच्छे से समझते होंगे कि जो स्टार्टअप की जर्नी होती है ना, उसमें यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर टू गेट एक्सप्लॉयटेड। बिल्कुल, ठीक है। नई चीज़ लाए हो, हम कैसे भरोसा कर लें, हमारे यहाँ करके दिखाओ, राइट। सो दैट वेंट टू आवर प्लस पॉइंट, ठीक है। बिकॉज अब आप मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री है, मैं आपके पास पहुंचा जी, हमने ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी बनाई, बोले हम कैसे भरोसा करें, हमें करके दिखाओ। कहा आप प्रॉब्लम तो बताओ, भाई ये प्रॉब्लम है, वर्बली बताऊंगा, पेपर पे लिख के नहीं दूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, वर्बली बताओ, हम तो खुद ही टेस्ट होने आए हैं, राइट। तो सारी बातें हमको इंडस्ट्री की जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो मिलती गई और हम सबको ट्रीट करते चले गए, राइट। दे वर थिंकिंग कि हमने फ़ायदा उठा लिया, वी वर हैप्पी कि हमको एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेशियम साइनाइड टू ट्रीटमेंट ऑफ एसिड टू ट्रीटमेंट ऑफ ये जो दिल्ली के एंट्री पॉइंट पे सारे जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, सबसे लीचेट डिस्चार्ज होता है। वो लीचेट जो है दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय एनी टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसको भी हमने ट्रीट करके देख लिया, उसको भी हम वापस से वाटर बना पाए, ठीक है। नाउ वी हैड टू टेस्ट इट कि भाई एनिमल हस्बेंड्री में क्या इम्पैक्ट होता है, तो वी वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट अगेन फॉर फ्री। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को हमने एक तालाब में जमा किया, उसको ट्रीट किया, राइट। हमने जब हमारे पैरामीटर पे ठीक हो गया तो हमने बोला यार गैया को पिला के देखो, तो भाई साहब ने बोला यार जिनकी गैया थी, बोले यार गैया तो गंदा पानी नहीं पीती है सर, कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, आप जो पानी पिलाते हो वो ले आओ और एक बाल्टी हमारे तालाब का पानी ले लो, लेट गैया डिसाइड कौन सा पीना है उसको। तो वो बोरवेल का पानी लाए और हमारे तालाब का पानी ले गए, गैया ने बोरवेल का पानी नहीं पिया, हमारे तालाब का पानी पी लिया। बोले यार ये कैसे हो गया चमत्कार। हमने कहा सर ये प्रकृति का चमत्कार है, आप देखते जाइए। फिर हमने कहा कि खेती में इस्तेमाल करो। बोले सर राइस मिल का पानी है, ज़मीन में डालेंगे ज़मीन बंजर हो जाएगी। मैंने कहा गैया पी रही है, समझ में नहीं आ रहा आपको। तो इस तरीके से लोगों को तो फ़ायदा हो ही रहा था, हमें भी फुल कॉन्फिडेंस आ रहा था, राइट। जब हमने अपने हिसाब से अपने सेट पैरामीटर्स पे सारे एसिड टेस्ट पास कर लिए, तो जाके 2021 में जहां हमारे 5 साल कंप्लीट हुए थे 2016 से, देन वी रजिस्टर्ड द स्टार्टअप। सो जो नॉर्मल स्टार्टअप जर्नी होती है उसमें क्या होता है कि बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको आइडिया आ गया, नाउ वी विल सीक द सीड फंड्स इंक्यूबेशन, फिर हम सीरीज ए फंडिंग में जाएंगे, बी में जाएंगे। हमारा वैसा जर्नी नहीं है, वी हैव अ रिवर्स जर्नी। इंडस्ट्री प्रोफेशनल बैंक भरे हुए, पेट भरे हुए, हम यहाँ स्टार्ट हुए। वी हैड टू प्रूव इट टू आवरसेल्फ बिफोर प्रूविंग इट टू द वर्ल्ड। नहीं अच्छा है आपका। लेकिन जनरली ऐसे होता है ना कि जब पेट भर जाते हैं, बैंक बैलेंस भर जाते हैं, मतलब छाँव आती हैं तो पाँव रुकने लग जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने फिर भी कंटिन्यू रखा। और वो हमने कुछ नहीं किया सर, इट जस्ट हैपेंड थ्रू अस, वी हैव नॉट डन इट। आप मुझे बताओ ना, कोई लॉजिकल सेंस बन रहा है आईटी इंडस्ट्री का कंट्री मैनेजर? माय लास्ट डेजिग्नेशन वाज आई वाज मैनेजिंग इंडिया इन 7 कंट्रीज, ठीक है। तनख्वाह जो आती थी वो इतनी थी कि मतलब अपना खुद का भरण पोषण छोड़ो, अगले 10 साल तक का बफर था मेरे पास, राइट। सैलरी देती है वही आईटी इंडस्ट्री इतनी अच्छी, हम क्या करें, राइट। तो कॉम्प्लिसेंसी नेचुरली आनी चाहिए थी, आई एग्री विथ यू, दैट्स द नॉर्मल पाथ।
अब हमें कहाँ से ये रूट पे हम आ गए, कॉन्शियसली तो नहीं आए. इट इज ऑल डिजाइंड, आई वुड से डिवाइन इंटरवेंशन. मधुकर जी ये बताइए, हमारा एजुकेशन सिस्टम ना इंफॉर्मेटिव ज़्यादा है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव। तो ऐसे में एक चैलेंज आता है जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप हो जाती है और वो यूनिक होती है तो उसको कॉपी करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और आपकी टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल ही यूनिक है, और ऐसे में इवन बाहर की कंट्रीज में हम देखते हैं जैसे कि चाइना है जो कि मेनली कॉपी करने में इवन भारत से तो बहुत आगे है। तो आपने अपनी जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या स्टेप्स उठाए और क्या इफेक्ट रहा उनका? मैंने भी आपको बताया ना, डिवाइन इंटरवेंशन. भाई खुला सिलेबस है, मैं तो पूरी ऑडियंस को बोल रहा हूँ. 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद पढ़ लो, डेवलप कर लो. बट गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? लाखों में कोई एक मुझे जानने की इच्छा रखता है, ऐसे लाखों में कोई एक मेरे को जानने की राह पे चलेगा, और वैसे लाखों में कोई एक मुझे जान पाएगा. ठीक है, मतलब 1 लाख टू द पावर 1 लाख टू द पावर 1 लाख, राइट. अब इसका मॉडर्न डे इंटरप्रिटेशन क्या है? लाखों में कोई एक संस्कृत जानता है, राइट. अब संस्कृत जानने वाले 3 प्रकार के लोग हैं. एक तो वो JNU के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं संस्कृत? एक रिसर्च पेपर लिखना है जिससे पब्लिश हो जाए, राइट. उनका एजेंडा क्लियर है. दूसरे हमारे पंडित जी लोग हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं संस्कृत? वो श्लोक याद कर रहे हैं, जजमान ज़्यादा डोनेशन देगा. ठीक है. तीसरे होते हैं वो अंग्रेज. ठीक है, पीटर जेफरसन फ्रॉम लंदन, वो बैठे ऋषिकेश के किसी आश्रम में, वो शांति की तलाश में आए हैं, आत्म साक्षात्कार करना है. तो ये तीनों प्राणी तो स्क्रिप्चर में साइंस नहीं ढूंढ रहे. ठीक है, तो लाखों में कोई एक संस्कृत जानता है, वैसे लाखों में कोई एक संस्कृत में साइंस ढूंढता है, और वैसे लाखों में कोई एक पा जाता है. मैं तो बोल रहा हूँ ओपन सिलेबस है भाई, रिसर्च कर लो. You have to know your roots. I got inspired by a cow. That is a separate story altogether. But as an Indian, if you want to be proud of your roots, you must know them first. तो सर ये बताइए, हम जनरली देखते हैं कि स्टार्टअप्स ना अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस तो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन उसको डेवलप करने के बाद वो उनको चैलेंज आता है कि उसको प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करना। और बहुत से स्टार्टअप मैंने देखे भी हैं कि वो फेल हो जाते हैं अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस बनाने के बाद भी। तो आपने अपनी जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी उसका एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल कैसे बनाया? मैं चाहूँगा कि आप उसको ऑडियंस को अच्छे से बताएं। हमने जो 20-25 साल IT इंडस्ट्री में लगाए, उसका हमको बहुत बेनिफिट मिला. क्या है कि हमारा जो IT का जो करियर रहा उसमें हम क्या करते थे कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट या जो नया ब्रांड जो इंडिया में आ रहा है उसको एक नेशनल लेवल का ब्रांड कैसे बनाना है उस पर हम काम करते थे. तो एक तरफ हम पॉलिसी मेकर्स को अप्रोच करते थे, वहाँ अपना ब्रांड विजिबिलिटी क्रिएट करते थे, और पॉलिसी मेकर्स के पास जब ब्रांड विजिबिलिटी हो गया तो मार्केट में एक पुल आता था. मार्केट में पुल आएगा तो लोग आपके पास आएंगे कि भाई साहब ये तो ब्रांड आपका ही है, राइट. सो दिस the entire process of establishing a new brand, because we worked with a lot of brands, and what we understood was कि कोई किसी भी ब्रांड को अगर इस्टेब्लिश करना है तो आप अपनी मैन पावर कितनी बढ़ा लोगे, राइट. और इंडिया इज द मोस्ट डिफिकल्ट मार्केट टू ऑपरेट इन. ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है? हमारे भारत में हर 50 किलोमीटर पे बोली बदल जाएगी, 100 किलोमीटर पे भाषा बदल जाएगी, खाना बदल जाएगा, खाना बदल जाएगा, कपड़े लत्ते, रहन सहन, एथनिसिटी, एवरीथिंग विल चेंज. स्टिल वी आर वन कंट्री, राइट. तो अगर आप पूरे भारत को अगर समझना चाहें तो नॉर्थ इज पॉलिटिकल. ठीक है, यहाँ पे हर काम को करने का सही तरीका पॉलिटिकल तरीका. साउथ इज टेक्निकल. वहाँ पे आप कोई भी काम करने जाएंगे तो वो पहले बोलेंगे यार टेक्नोलॉजी समझाओ, राइट. एवरी टाइम दे वांट टू गेट इनटू द टेक्नोलॉजी. अच्छा, ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट इज वेरी इमोशनल. ठीक है, कोई काम आपका नहीं हो रहा, कहीं भी अटका हुआ है, भाई नहीं है यार, वो काम हो जाएगा ईस्ट में, राइट. वेस्ट इज वेरी प्रोफेशनल. और मैं
एक ही कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कागज में लिख के दिया टर्म्स एंड कंडीशन, तो यू हैव टू ऑनर, ठीक है। इसलिए आप क्या देखेंगे कि सारे बैंकिंग हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? वेस्ट में है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्थ में ही फॉर्म होती है, ठीक है। उसमें यूपी का बहुत बड़ा योगदान है, राइट। ईस्ट में चले जाइए तो मेरे ख्याल से पहले वो ज्योति बाबू का सरकार था, अब ममता दीदी का सरकार है। क्यों है इतना स्टेबल सरकार वहाँ पे? बिकॉज रिलेशनशिप आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप साउथ में जाइए, आपका IIT मद्रास हैज़ बीन एन एग्जाम्पलरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, राइट। आपका इसरो कहाँ है? साउथ में है, ठीक है। आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ISC कहाँ है? बैंगलोर में है, वो कहाँ है? साउथ में है, राइट। सो दिस इज अ डाइवर्स कंट्री, एंड द मोर यू अंडरस्टैंड दिस कंट्री, द मोर यू विल फॉल इन लव विद द कंट्री, राइट। तो अब ये कंट्री में अगर आपको ऑपरेट करना है, so you have to have a very firm business idea कि हमको ऑपरेट करना कैसे है, right? If you get into transaction every time, then you will be limited to certain transactions only. So you have to build that ecosystem. तो अब हम वैदिक सृजन में हम क्या करते हैं? We don't pick up a single order in our name. हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स बनाते हैं, ठीक है। All projects are quoted, negotiated, picked up and executed by the business partner, ठीक है। तो बिजनेस पार्टनर हमारे साथ बिजनेस एग्रीमेंट करते हैं, वो हमको एक पार्टनरशिप फ़ी देते हैं। उस पार्टनरशिप फ़ी में हम उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं। नाउ दैट दे आर ट्रेन्ड ऑन हाउ टू पिक अप अ प्रोजेक्ट एंड हाउ टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट, देन ओनली वी ऑथराइज देम टू पार्टिसिपेट एनी टेंडर यूजिंग आवर टेक्नोलॉजी, राइट। तो वो लोग काम करते हैं फील्ड में, दे गेट इन्वॉल्व इनटू ट्रांजैक्शन एंड एग्जीक्यूशन। तो हमारे पास तो बहुत सारा फ्री टाइम बच गया। नाउ वी वर्क विद द पॉलिसी मेकर्स, राइट। अब अगर जल शक्ति मंत्रालय में प्रेजेंटेशन देनी है तो हम देने जाते हैं। नहीं तो वो पार्टनर आपको बेसिकली अप्रोच क्यों करते हैं? मतलब ऐसा क्या यूनिकनेस है कि भाई वो आपके पास ही आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए? मैंने आपको बताया ना कि खुला सिलेबस है, जिसको पढ़ना पढ़ ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूनिकनेस तो वहीं से आ जाती है, ठीक है। हम्म। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि आपके भारत की एक टेक्नोलॉजी है जो पूरे वर्ल्ड में जिसका कोई पैरेलल नहीं है। और ये मैं इस बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने ऑफिस से उठ के आपके ऑफिस में आया हूँ। लास्ट ईयर आई वाज देयर इन COP29 इन बाकू, अजरबैजान, ठीक है। आई वाज देयर इन COP16 इन रियाद। आई वाज देयर इन COP16 इन कैली, कोलंबिया। COP16 मतलब COP क्या है ये? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ओके, ठीक है। ये UN का हाँ, समिट ठीक है। होता है। तो COP16 जो कैली में हुआ था, दैट वाज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके ऊपर पूरा समिट था। ये 16th समिट था फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। COP29 जो हुआ बाकू में, इट वाज फॉर UNFCCC, जो आपका इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। COP16 जो रियाद में हुआ था, दैट वाज फॉर अपना सॉइल रिस्टोरेशन, एंटी डिजर्टिफिकेशन, राइट। उससे पहले द ईयर बिफोर दैट आई वाज देयर इन COP28 इन दुबई। आई वाज देयर इन स्लश इन फिनलैंड, हेलसिंकी, ठीक है। तो ये पूरा ग्लोब ट्रैवल करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि यू कैन बी वेरी प्राउड दैट देयर इज नो पैरेलल टेक्नोलॉजी टू अस इन द वर्ल्ड, ओके, ठीक है। जिस भी इंटरनेशनल फोरम में हमने प्रेजेंटेशन दिया है, वी हैव बीन एक्सेप्टेड एंड एम्ब्रेस्ड विद ओपन हैंड्स, कि बॉस हमने तो इस बारे में सोचा भी नहीं, आप ये काम कर रहे हो, राइट। तो ये तो हो गया यूनिकनेस का पार्ट। बट जैसे आपको नहीं पता है, वैसे हमारे बाकी बंधुओं को नहीं मालूम है, तो वो हमारे पास क्यों आते हैं? तो उसका बेसिक सा रीज़न ये है कि उनको जब हमने ट्रांजैक्शन तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया भाई, तो हम भी तो कुछ करेंगे। सो व्हाट वी डू इज़ वी वर्क ऑन द पॉलिसी लेवल। मंत्रालय में प्रेजेंटेशन है, नीति आयोग में प्रेजेंटेशन है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट को समझाना है, वर्ल्ड बैंक को समझाना है, तो देयर वी गो एंड वी प्रेजेंट, वी मेक देम अंडरस्टैंड, वी बिल्ड दैट कैनवास
फॉर रेस्टोरेशन, नॉट फॉर आवर टेक्नोलॉजी, ओके राइट। तो सर ये बताइए, आपने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, उसको टेस्ट भी कर लिया, लेकिन आपका जो बिजनेस मॉडल है, आप पॉलिसी मेकर्स को अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और वो आगे अपने टेंडर निकालते हैं और उसमें आपकी टेक्नोलॉजी से किया हुआ काम की डिमांड करते हैं। तो ऐसा क्या इम्पैक्ट रहता है आपकी प्रेजेंटेशंस का कि भी पॉलिसी मेकर्स आपकी यूनिक चीज़ पे भी एग्री हो जाते हैं? मैं चाहूँगा कि आप इसको कोई एग्जाम्पल से समझा सकें तो और भी बढ़िया रहेगा। एक का एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमरूद 2.0। तो अमरूद 2.0 इज अ प्रोजेक्ट वर्थ 2,99,000 करोड़, ठीक है। अब ये सभी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होना है, तो स्टेट्स को सेंटर ने पैसा दे दिया कि भाई साहब हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा खुद से डालो और ये काम कर लो, ठीक है। तो स्टेट्स ने पहले तो किया ऑब्जेक्ट कि भाई साहब प्रॉब्लम बता रहे हो आप हमारे को 2019 की, 2018 की, 2020 की, और टेंडर का जो हमारा प्रोसेस है वो तो हम वही टेंडर कर सकते जो पहले हुआ है, ठीक है। तो अगर तो हमने किया कोई भी टेंडर जिसमें दे दिया हमने ऑर्डर नई टेक्नोलॉजी को, तो कल को जब ऑडिट होगा तो हम ही पकड़े जाएंगे। तो आप सिर्फ पैसा मत दो, आप हमको टेक्नोलॉजी भी सिलेक्ट करके दो, ओके ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ये अमरूद 2.0 का प्रोजेक्ट आता है। उन्होंने एक नेशन वाइड कॉम्पिटिशन निकाला कि एनीबडी वर्किंग ऑन वाटर टेक्नोलॉजी दे should apply for this, we will scrutinize, we will evaluate, ठीक है, and then we will select certain technology जो जिनको हम पास करेंगे, ठीक है। ओके तो ये कंपटीशन हुआ, करीबन 300-350 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से उन्होंने 75 टेक्नोलॉजीज़ को सिलेक्ट किया, उसमें से एक टेक्नोलॉजी हम हैं। बिकॉज अभी तक तो हम ऑलमोस्ट अबाउट 60+ प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री कर चुके हैं, एंड एज वी स्पीक देयर मोर देन 20 प्रोजेक्ट्स विच आर ऑन गोइंग। ओके और उसमें से भी हम बहुत सारी सेक्रेड वाटर बॉडीज़ भी कर चुके हैं। सेक्रेड वाटर बॉडी और नॉर्मल वाटर बॉडी में एक फ़र्क है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर मंदिर के साथ एक ना एक वाटर बॉडी एसोसिएटेड है, राइट। और बिल्कुल प्रथा क्या कहती है, ट्रेडिशन क्या कहता है कि आपको पहले कुंड में स्नान करना है, जल फिर- का आचमन करना है और फिर जाना मंदिर में। That means the water in the kund should be drinkable water quality, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ठीक है। अब आप कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसेस लेके आइए, कहीं से भी ले आइए, यूएस से लाइए चाहे जापान से लाइए, nobody can treat water to the extent that वो आचमन योग्य हो जाए, right? So when you work with the sacred water bodies, जो holy water bodies so called as per the belief system, तो उसका पानी आचमन योग्य होना चाहिए। तो हमने वैसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं किए, कि ओपन नेचुरल वाटर बॉडी, ओपन टू पब्लिक, और पानी की क्वालिटी वो होना चाहिए जो कि IS 2296 क्लास A कैटेगरी हो, मतलब ड्रिंकेबल वाटर। कोई नहीं कर पाता। तो आपके Success पास stories तो है। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी आने लग गए होंगे ना फिर इससे तो। और CSR प्रोजेक्ट भी करते हैं, यस दैट वी डू विद द NGO एज अ फ्रंट एंड पार्टनर। मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर के साथ ही काम करते हैं। We have a complete partner ecosystem. We have knowledge partners, we have business partners, we have academia, we have research partners, we have media partners, we have NGO partners, हर तरह के पार्टनर। तो सर जैसे आपने बताया था कि आपने स्क्रिप्चर्स को रीड करके टोटल 5 टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी, एक थी इकोनॉमिक्स, 4 टेक्नोलॉजीज और हैं। मैं जानना चाहूँगा कि वो टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं और कैसे काम करती हैं वो। तो सर जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोजेक्ट उठाना और एग्जीक्यूशन है वो तो पार्टनर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपने पास बड़ा फ्री टाइम है। तो फ्री टाइम में एक तो हो गया कि भाई हम जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करने की बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि रियल साइंस क्या है, हाँ। व्हाट इज मोर सस्टेनेबल, राइट। दूसरा हम जो काम करते हैं, व्हाई वी हैव केप्ट आवरसेल्फ फ्री फॉर ऑल दिस एक्टिविटीज ओनली बिकॉज वी वांट टू रिमेन फोकस्ड इन टेक्नोलॉजी साइड, ठीक है। तो जिससे हम नई नई टेक्नोलॉजी चर्न आउट करते जाए। जैसे मैंने आपको बताया जो स्टार्ट पॉइंट था, that was the Cowonomics technologies, which was the first technology, right? Then we came up with another technology which was अब जैसे Cowonomics technology वहाँ implement होगी जहाँ पे वाटर बॉडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ठीक है अब बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, भारत सरकार मनरेगा में गड्ढे खुड़वाती है, ठीक है।
जब उनको पानी चाहिए होता है पीक ऑफ समर्स में, तो वो सूखे होते हैं, राइट। तो आपने तालाब तो बना लिया बहुत बड़ा, वो सूख क्यों गया? भाई जब तक आप सब्जेक्ट को समझेंगे नहीं तब तक आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो मनरेगा में गड्ढे तो खुदवा दिए, बारिश भी आ गई, पानी भी भर गया, राइट। लेकिन जब पानी की जरूरत थी इन पीक ऑफ समर, तब वो तालाब सूखा हुआ है। क्यों? पानी कहाँ गया? तो पानी गॉट इनटू enriching the soil moisture or it got evaporated. Why? Because मिट्टी is supposed to be above water, not below water. Yes. Right? Water body में क्या है? मिट्टी is below water. Now, if the soil is not weathered to suit the aquatic ecosystem, तो पानी सारा soil moisture में चला जाएगा। इसलिए आप जब भी कोई नया तालाब खोदते हैं तो उसको स्टेबलाइज होने में, उसको पेरिनियल बनने में, बारहमासी बनने में उसको लग जाते हैं 5-6 साल। अब सारे मनरेगा के जो गड्ढे हैं ना, वो 5-6 साल के बाद जाकर के तालाब बनेंगे। डे 1 पे जब आपने गड्ढे खोदे तब नहीं बनेंगे, राइट। सो वी केम अप विद अनदर टेक्नोलॉजी व्हिच वी कॉल एज इको लाइनिंग, राइट। सो उससे क्या है, अगर हमारी टेक्नोलॉजी से हम वाटर बॉडी क्रिएट भी करेंगे तो भी हम उसको 6 से 8 महीने में बारहमासी कर देंगे, राइट। सो दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड इको लाइनिंग। Similarly, we have a technology called eco dredging, then we have eco drainer, then we have magic. अब magic जो है that is a short form, acronym है. It is medicine for agriculture growth and integrated crop conservation. Right? तो ये सब अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं और हम आने वाले टाइम में और भी नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है कि all 5 of them are based on Vedic science. 100% इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज हैं ये, एंड ऑल ऑफ देम आर 100% नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। अब नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे हम कोई भी फैक्ट्री मेड केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे, लैब ग्रोन ऑर्गेनिजम्स का यूज नहीं कर रहे। नोबडी इन द वर्ल्ड हैज गॉट अ बिगर नॉलेज बैंक देन आवर ओन स्क्रिप्चर्स, राइट। तो ये सारा प्रोसेस जब हम स्टडी कर रहे थे, then we came across a lot of things. Now what we are doing is we are just connecting the dots. And that is how we have 5 technologies, right? तो ये technologies आने वाले टाइम में और भी आती जाएंगी, and all will be 100% based on Vedic sciences. All will be 100% based on our own scriptures, and all will be sustainable and constructive development. So that is what we have been doing since 2021. क्योंकि कार्बोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी को ही परफेक्ट करने में हमारा 2016 से 2021 मतलब आपके वो एफर्ट्स आगे वाली टेक्नोलॉजीज में तो रैपिडली काम कर रहे हैं। यस, मतलब आप ये सोचिए कि कार्बोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी में हमको लग गए पूरे 10 साल, 2011 से 2021, 5 साल एकेडमिक रिसर्च एंड 5 साल फील्ड रिसर्च टू परफेक्ट द टेक्नोलॉजी। बट ये 10 साल का जो समय था, इसने हमको न्यूअर टेक्नोलॉजीज चर्न आउट करने के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशन में ला दिया। सो दैट इज व्हाई पिछला आप देखिए 2021 से आप 2025 में हम बैठे हैं, एंड वी हैव इन्वेंटेड 4 न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब एवरेज आउट करें तो 1 टेक्नोलॉजी पर ईयर। तो मधुकर जी, जैसे आपने इंडियन स्क्रिप्चर्स को गहन रिसर्च करके अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करी, मैं इसी में आगे जाना चाहूँगा कि जैसे हमारी ऑडियंस स्टार्टअप ऑडियंस है, तो उन स्क्रिप्चर्स में से रीड करके कोई ऐसा लेसन जो हमारी स्टार्टअप ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहते हैं। सर देखिए, पहले तो हमको, क्योंकि हमारी ऑडियंस स्टार्टअप है, तो पहले तो हमको ये समझ लेना कि ये स्टार्टअप कोई बाहर से नहीं आया। स्टार्टअप कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच इंडियन, भारतीय कॉन्सेप्ट है, राइट। क्यों है, कैसे है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब बताता हूँ आपको। देखिए, भारत सोने की चिड़िया था, ये तो सबको मालूम है, राइट। तो बना कैसे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? देयर हैज टू बी सम रीजन, राइट। पिछले 2500 साल में इंडिया हैज बीन द मोस्ट इन्वेडेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। इन्वेजन होता था, लूटते थे, चले जाते थे, हम फिर खड़े हो जाते थे। तो ऐसा क्या सिस्टम हमने बना रखा था? अभी पूरा वर्ल्ड जो है वो रिसेशन में जा रहा है, ग्रोथ हो नहीं रही। जितनी मेजर इकोनॉमीज हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। इंडिया 6.8% पे बना हुआ है। क्यों भाई, कैसे? हम रिसेशन में जा ही नहीं रहे। रीज़न क्या है? रीज़न है भारत की पूरी समझ, राइट। वाई वॉज इंडिया सोने की चिड़िया?
उसके पीछे मोटे मोटे जो कारण है वो मैं आपको बता दूं। एक तो हमारा जो सामाजिक सिस्टम था ना, पूरा समाज एक गहन सोशियोलॉजिकल रिसर्च का प्रोडक्ट था। हमने पूरा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था कि आज भी अब बहुत से जो रिमोट विलेजेस में आप जाएंगे ना, आदमी को ये चिंता नहीं है कि कल क्या खाऊंगा, भले आप कुछ नहीं करते हो, खाना तो मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर आदमी दूसरे गांव वाले को जानता है। ये दिल्ली जैसा सिस्टम नहीं है कि मेरे को पता ही नहीं मेरे सामने पड़ोस में रहता कौन है, राइट। एवरीबडी नोज एवरीबडी, ठीक है। और आपको कोई नहीं भी जानता है, आप किसी भी घर में जाके बोलोगे कि मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो, खाना खिला देगा आदमी, पैसे नहीं मांगेगा आपसे, राइट। तो सबसे बड़ी चिंता क्या आदमी की, कल क्या खाऊंगा, दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट। फिर गांव का सिस्टम क्या था, 5 साल से बड़ा हर बच्चा गुरुकुल में जाता था, राइट। गुरुकुल में वो जब तक अपना ब्रह्मचर्य आश्रम यानी 25 साल कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक वापस नहीं आएगा, राइट। वो तभी आएगा जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, राइट। गुरुकुल में पूरी एजुकेशन है, एट योर चॉइस, एट योर विल। आपको डॉक्टरी पढ़नी डॉक्टरी पढ़ लो, आपको इंजीनियरिंग करनी इंजीनियरिंग कर लो, ठीक है। पूरी तरीके से सुशिक्षित होने के बाद ही आप वापस समझ में आएंगे, राइट। इस बीच में यदि कोई बीमार पड़ेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट उपचार कहाँ होगा, गुरुकुल में, राइट। सो एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों के दोनों नॉन मॉनेटाइज सेक्टर थे, राइट। तो आदमी की ये चिंता खत्म थी कि मैं कल क्या खाऊंगा, आदमी की ये चिंता खत्म थी बीमार पड़ गया तो क्या होगा, ठीक है। और ये आदमी 100% शिक्षित है, ठीक है, एजुकेटेड आदमी है, और उसको तुमने खाली बिठा दिया, करेगा क्या, इनोवेट ही करेगा, ठीक है। सो ऑल विलेजेस वर प्रोड्यूसर एंड ऑल सिटीज वर द सेलिंग हब्स, मार्केट प्लेसेस थे वो, ठीक है। मार्केट में लाके आपने जो भी बनाया है, चाहे आप टोकरी बना रहे हो, चाहे तीर कमान बना रहे हो, सारे जो आर्टिसंस थे सब विलेजेस में ही थे। आदमी इनोवेट करता था, आदमी इन्वेंट करता था, शहर में जाके उसको बेचता था, शहर से वो निकल के पोर्ट सिटी में जाता था, वहां से एक्सपोर्ट, एंड गोल्ड वॉज द करेंसी, एक्सचेंज करेंसी। तो हम जो भी प्रोड्यूस करते थे हम बाहर भेज देते थे, बाहर भेजते थे, वहां से सोने के फॉर्म में वापस आ जाता था। तो इंडिया सोने की चिड़िया था, ठीक है। अभी जैसे डीमोनेटाइज हुआ ना, ऐसे अगर गोल्ड को डीमोनेटाइज कर दिया जाए और सबको बोले कि भाई तुम जमा कर दो जितने मर्जी है उसका तुम पैसा ले लो, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं भारत के घरों से इतना सोना निकलेगा ना, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं होगा उतना, IMF के पास नहीं होगा उतना। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का बेसिक फंडा हमको घर में बता दिया जाता था। दादी नानी बोलती थी बेटा बाजार जा रहे हो, सुंदर सस्ता टिकाऊ ले आना, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का महावाक्य है ये, ब्रह्म वाक्य, ठीक है। आपको प्रोडक्ट सुंदर मिलेगा तो सस्ता नहीं मिलेगा, सस्ता मिलेगा तो टिकाऊ नहीं मिलेगा, टिकाऊ मिलेगा तो सुंदर नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इससे ज़्यादा बड़ा महावाक्य कोई बना ही नहीं है। इंडिया जितनी बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं फॉर एवरीबडी इररिस्पेक्टिव वेदर यू स्टार्टअप और नॉट, ज़मीन से जुड़ो, अपनी जड़ों से जुड़ो, तो स्टार्टअप्स को तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, राइट। तो स्टार्टअप कल्चर इंडिया में नया नहीं है। आज अगर ग्रास रूट लेवल पे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, दे आर द रीजन फॉर मेकिंग द इकोनॉमी रोबस्ट। लेकिन ये जो पिछले 2500 साल का जो इतिहास है ना, इसने हमको अपनी जड़ों से काट दिया है, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मतलब आप पता नहीं शायद रिलेट कर पाओ कि नहीं कर पाओ, बिकॉज आप काफ़ी यंग लग रहे हो मुझे। जैसे मैं अपने पिताजी से सवाल नहीं पूछता था, ठीक है, ये कल्चर था। वो तो एक रिस्पेक्ट थी ना, कि रिस्पेक्ट नहीं थी। जब हम भगवान को नहीं छोड़ रहे, भगवान से ज़्यादा रिस्पेक्ट थोड़ी होती है, माँ बाप भगवान ही तो हैं, तो हम तो भगवान को सवाल पूछने से नहीं हटते थे पीछे। माँ से सवाल पूछ लेगा, बाप से सवाल नहीं पूछेगा, क्यों? What is the reason? There is a very strong sociological reason behind this. जब भारत में पहली बार इन्वेडर्स आए, वो डिसाइडेड टू स्टे बैक। उनके लिए
अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट रेस को रूल करना बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, ठीक है। सो हाउ डू वी डू इट? तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। सुल्तान सुल्तान क्यों है? क्योंकि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह से सवाल नहीं पूछना, ठीक है। तो नाउ इट गॉट इंट्रेस्ड इनटू द सोसाइटी कि सुल्तान से सवाल नहीं पूछना। सुल्तान क्यों? क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है। अब हेड ऑफ द स्टेट के नीचे सूबेदार इज हेड ऑफ सूबा। सबसे छोटी इकाई सोसाइटी क्या है? परिवार। परिवार का हेड कौन है? तो पिताजी से सवाल नहीं पूछना, ठीक है। फिर आई हमारी इंग्लिश एजुकेशन। अब नर्सरी के बच्चे से जाके पूछो। मैं अभी इट सो हैपन दैट आई वाज देयर इन अ स्कूल। उन्होंने बुलाया था कि हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बच्चों को ट्रेन करना चाह रहे हैं, सो इफ़ यू कैन प्लीज़ स्पेयर सम टाइम। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने बच्चों को बोला कि बेटा ऐसा है कि ये कोई कन्वेंशनल क्लास नहीं है, जब दिमाग में जो सवाल आए हाथ खड़ा करना, पूछ लेना। डोंट वेट फॉर लेक्चर टू एंड, बिकॉज मैं लेक्चर देने नहीं आया हूँ। जितना इंटरेक्ट करोगे, जितने सवाल पूछोगे, उतना ही समझोगे। तो एक लड़के ने हाथ खड़ा कर दिया। मैं कहा यस बेटा। बोले सर व्हाट यू आर सेइंग इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन टॉट। मैंने कहा ऐसा क्या बोल दिया मैंने? बोले सर वी हैव बीन टॉट दैट अ क्वाइट क्लास इज अ गुड क्लास। आस्क अ क्वेश्चन ओनली व्हेन यू आर आस्क्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, अदरवाइज रिमेन साइलेंट, ठीक है। नर्सरी क्लास से अगर बच्चों को आप ये पढ़ाएंगे, 12वीं पास करते करते वो सवाल पूछना भूल चुका होगा, राइट। So that is how the impact on the society gets created. ठीक है? So it has been a journey of last 2500 years. We are a product of our history. हमारी सोसाइटी इस तरीके से चेंज हुई, लेकिन अभी अगर हम वापस, वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स। दैट इज वाई यू हैव अ रोबस्ट इकोनॉमी, दैट इज वाई यू हैव अ स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो स्टार्टअप्स को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये हम अपनी जड़ों पे लौट रहे हैं, राइट। एंड द डे यू हैव दिस क्लियर इन योर माइंड, एक तो आपको वो डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज की डेट में एजुकेशन का पर्पस क्या है? मेरे पिताजी जब मुझे पढ़ा रहे थे तो ये बोलते थे पढ़ लिख जाएगा तो अच्छी जगह नौकरी करेगा, राइट। और नौकरी में क्या ऑप्शन थे? आईएएस बन जाओ, फौज में भर्ती हो जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। चौथा कोई ऑप्शन भी नहीं था, राइट, बिकॉज वी वर बॉर्न इन दैट एरा, राइट। अब आप देखो कि ये वही देश है, वर्ल्ड का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे एक कहावत है कि उत्तम खेती, मध्यम बाण, अधम चाकरी, कुकर निदान, ठीक है। ये वो देश है जहाँ पे ये कहावत थी कि अगर बेस्ट कोई प्रोफेशन वर्ल्ड में हो सकता है तो वो खेती है। सेकेंड बेस्ट इज वाणिज्य व्यापार, and the worst is to serve under somebody. It is like a dog's life. ये वही देश है और वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं? पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। सी द शिफ्ट, राइट। अब अगर हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो हम वापस अपनी जड़ों पर ही जा रहे हैं। इनोवेट, इन्वेंट एंड सेल इट टू द वर्ल्ड। तब हमारे पास इंटरनेट जैसा टूल नहीं था, सोशल मीडिया जैसा टूल नहीं था, आज है। यूटिलाइज इट टू द बेस्ट ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है। और ये स्टार्टअप कल्चर नहीं है कि पहले फंडिंग लूंगा फिर कंपनी को ही प्रोडक्ट बना दूंगा। इफ यू आर इनोवेटिंग, इफ यू आर इन्वेंटिंग समथिंग, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट। और जब आप पैशन से काम करते हैं तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? आप अपने पैशन को परसू करने में थकते नहीं हैं, आपके एफर्ट्स कम नहीं होते, ठीक है। जब आप थकेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो एक्सपर्टीज़ आएगी, एक्सपर्टीज़ आएगी तो जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन प्राउडली से कि मेरा पैरेलल वर्ल्ड में नहीं है। दैट इज़ बिकॉज वी वर पैशनेट। वरना कंफर्टेबल लाइफ थी ना यार, आईटी में करोड़ों का बैंक बैलेंस होता था ना तो ये पैशन आता नहीं तो हम ये करते ही नहीं। ये करने की वजह ही ये है कि वी वर पैशनेट। जब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि यार एक्सप्लोर योर पैशन, क्योंकि आज आप इस समय में हो कि यू कैन अफोर्ड टू मेक योर पैशन एज अ प्रोफेशन। आज आप देखो ये जो अभी कंट्रोवर्सी हुई थी सम यूट्यूब चैनल की, राइट। तो इन लोग क्या कर रहे हैं? यूट्यूब चैनल ही तो रन कर रहे हैं। वॉज दैट अ प्रोफेशन?
अर्लियर, आज से 20 साल पहले कोई यूट्यूबर होता था, कोई पॉडकास्टर होता था, राइट? वाई आर दीज थिंग्स कमिंग आउट? बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड फॉलोइंग देयर पैशन. मैं बोलता हूँ आपको चाय पीने का ही पैशन है, दिन में 400 कप चाय पी सकते हो तो यू कैन बिकम अ टी टेस्टर. लाखों में तनख्वाह मिलती है उसमें. सो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर व्हाट इज योर पैशन. आप ऐसा कौन सा काम है जो 24 घंटे कर सकते हो बिना थके? गाना सुन सकते हो, वही सुनो. बिल्ड योर एक्सपर्टीज देयर. फिल्म देख सकते हो, फिल्म देखो, क्रिटिक बनो. दैट इज ऑल्सो अ प्रोफेशन, राइट? सो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर योर पैशन इन योर स्टूडेंट लाइफ, जो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम होता है. हमारे विज्ञान के हिसाब से आपको 25 साल दिए हुए जस्ट टू एक्सप्लोर योर पैशन. देन यू हैव another 25 years to make it into your profession. That is your गृहस्थ आश्रम. When आप सबसे पहले अपने आप के ऊपर ध्यान दो. इंडिविजुअल फोकस. इंडिविजुअल हैज टू बी फोकस फॉर 25 years. नेक्स्ट 25 years दायरा बढ़ाओ, फोकस ऑन योर फैमिली. उसके अगले 25 साल मतलब वनप्रस्थ आश्रम. वन की ओर प्रस्थान करना नहीं है, मुख करना है, राइट? So you start thinking about the society at large. So when you are in your 50s, you start thinking about your society. Because आप अपने बारे में अपने को ध्यान देके आपने अपने आप को बिल्ड कर लिया, आपने फैमिली को स्टेबल कर लिया, फैमिली को सस्टेनेबल बना दिया. Now you have to think about the society. And then finally, in your 75th year, 76th year, you get into संन्यास. अब देखिए कितना ब्यूटीफुल सिस्टम बना हुआ था. जो संन्यास में जाता था वो उस बच्चे को पढ़ाता था जो कि 5 साल का है. 75 साल का आदमी 5 साल के बच्चे को पढ़ा रहा है. अपने पूरे जीवन का सारा ज्ञान का निचोड़ उसने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया, राइट? दैट इज हाउ यू बिल्ड अ सस्टेनेबल सोसाइटी, राइट? तो हमारा देश जो है एक बहुत बड़ी सोशियोलॉजिकल रिसर्च का प्रोडक्ट है. दैट इज हाउ वी क्रिएटेड सच अ रोबस्ट सोशल स्ट्रक्चर के in spite of being the most invaded country in the world in last 2500 years, we are still stable. ठीक है? After Second World War, America became the hub for innovation. तो आपने किधर भी कुछ भी इनोवेट किया है तो आप उसको लेके अमेरिका आ जाओ, राइट? मतलब मैं तो आईटी इंडस्ट्री में भी आई हैड एक्सप्लोर दिस. ईमेल किसने बनाया? शिवादोराई was an Indian student of 14 years who did his school project for the first time, coming up with the concept of email. ठीक है? पूरे वर्ल्ड की कम्युनिकेशन किस पे चल रही है? सिंगल मोड फाइबर पे. सिंगल मोड फाइबर किसने इन्वेंट किया? सरदार नरेंद्र सिंह कंपानी फ्रॉम मोगा, पंजाब. इन्वेंशन आपने यूएस में जाके की बिकॉज आपको वो सारा इकोसिस्टम ऑफ फैसिलिटी मिली. Why do you have to create the same brain drain problem like we had 30 years back in our times? ठीक है? तो स्टार्टअप करना, एंटरप्राइज बिल्ड करना, ये हमारी रगों में है, हमारी खून में है. वी जस्ट हैव टू रियलाइज आवर ओन पोटेंशियल. दिस इज नॉट एन एलियन आइडिया. ये हमेशा से भारत में था. हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज कम अप विद दैट कॉन्सेप्ट and they have built up this startup ecosystem. जैसे आप और हम जैसे लोग बैठ के इस बारे में बात कर रहे हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो इस बारे में सोच रहे हैं, राइट? बट देन द आइडिया हैज़ टू बी सस्टेनेबल. बेचो भागो पॉलिसी में स्टार्टअप नहीं चलती कि आपने पहले यहाँ से फंडिंग ले ली, अब अच्छा जी मेरे को तो 1 करोड़ की फंडिंग मिल गई है, उनको मैंने 10% स्टेक दिया है, मतलब मेरी वैल्यूएशन जो है वो तो 100 करोड़ की हो गई या 10 करोड़ की हो गई, राइट? तो मैं वैल्यूएशन पे खेल रहा हूँ. अब मैंने आपसे 20 करोड़ ले लिए, आपको भी 10% ही स्टेक दिया, अब मेरी वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई. तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज़ नॉट योर पैशन, प्रोडक्ट इज़ योर कंपनी. दिस इज़ वेयर द स्टार्टअप्स आर गोइंग रॉन्ग. दे हैव टू बी पैशनेट अबाउट वॉट एवर दे आर इन्वेंटिंग और इनोवेटिंग, एंड देन एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. ऑल बिजनेसेस दैट यू डू विल बी सस्टेनेबल एंड विल बी लॉन्ग टर्म. तो सर हमारा आज का आखिरी सवाल, हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स ना अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस तो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन जब उसको प्रॉपर मार्केट करने की बात आती है ना तो वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं.
तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्क्रिप्चर्स की तरफ से स्क्रिप्चर्स को रीड करके कोई ऐसी नॉलेज या कोई ऐसा मार्गदर्शन आप कर सकें कि जो उससे कि भी उनको भी समझ में आए कि वो कैसे अपना प्रोडक्ट और सर्विस को प्रॉपर मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ये तो सर डिवाइन इंटरवेंशन है। जो भी इन्वेंट करता है उसको मार्केट करना नहीं आता, जो मार्केट करता है उसको इन्वेंशन नहीं होती उससे, राइट। तो ये तो भगवान का डिज़ाइन डिफेक्ट है। इसके लिए मैं जब जाता हूँ कॉलेजेस में लेक्चर करने के लिए, स्टार्टअप को मेंटर करता हूँ, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि बेटा प्रोडक्ट बनाने पे दुनिया ख़त्म नहीं होती। सबसे पहला सवाल ये है, अभी आपने रिसेंटली व्लादिमीर जेलेंस्की और ट्रम्प साहब का इंटरव्यू देखा होगा कल परसों में, राइट। वहाँ जब भी दो आदमी सामने बैठे हैं, देखिए वर्ल्ड का कोई भी उपक्रम हो, चाहे वो दो प्रेसिडेंट आप आपस में बैठ के बात करें, चाहे आप ठेले वाले से नींबू खरीद रहे हो, देयर हैज़ टू बी अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पीपल, राइट। और वो ट्रांजेक्शन में दोनों आदमी अनफॉर्चुनेटली ये सोच रहे हैं कि मेरा फ़ायदा क्या। अगर आप प्रोडक्टाइज कर रहे हो, आपने मान लीजिए कोई गेम बनाया, राइट, या आपने गेम तो सॉफ्टवेयर है, राइट, इट इज़ इंटेंजिबल, तो आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर देना पड़ेगा कि कोई आदमी मेरा गेम यूज़ करे क्यों, व्हाट इज़ हिज बेनिफिट, ठीक है। तो जब तक आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, you won't be able to sell your product. You can make a very beautiful product, but it will not sell. And for sustainability, you have to sell, right? So they can seek guidance from people like you who are supporting that startup ecosystem in a different way. भाई सरकार क्या कर सकती है? सरकार एक इकोसिस्टम बना सकती है। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया बना दिया, उसने मेंटर के लिए मार्ग बना दिया, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड्स बना दिया, बट दैट विल स्टिल नॉट मेक यू सेल। यू स्टिल नीड एन एक्सपर्ट। फॉर दैट देर आर पीपल हु आर वर्किंग कंसिस्टेंटली, पेरिनियली फॉर मेकिंग इट हैपन, ठीक है। जो इनोवेटर्स होता है वो मार्केट नहीं कर सकते, जो मार्केटियर होते हैं वो इनोवेट नहीं कर सकते। ये बीच का जो लिंकेज है, दैट इज़ वाई यू एग्जिस्ट, दैट इज़ वाई वी आर कॉल्ड इन फॉर ट्रेनिंग। सो ये तो रहेगा, और इसको बिल्ड करने के लिए हमारे जैसे लोग काम भी करते रहेंगे। नाउ स्टार्टअप्स हैव टू अंडरस्टैंड हु इज टॉकिंग ऑफ माई बेनिफिट एंड हु इज ट्राइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ माई सिचुएशन। इतनी समझ तो हर एक को होती है सर मेरे हिसाब से। सो ये तो बेसिक समझ है, हर स्टार्टअप के पास होती है कि कौन मेरे भले की बात कर रहा है और कौन मेरा फ़ायदा उठाना चाह रहा है। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना मधुकर जी को, कैसे इन्होंने अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए स्क्रिप्चर्स को रीड किया और उससे इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिसका कोई आज की डेट में कोई तोड़ भी नहीं है। मैं भी चाहूँगा कि आप भी अपने क्वेश्चंस को आंसर ढूंढते रहिए, और क्या पता आपको भी एक बढ़िया बिजनेस मॉडल उसमें से मिल जाए जिसको आप अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। मुकेश सिंगला, एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई सक्सेस के साथ और नए इरादों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।